नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीज़न द्वारा प्रस्तुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट के पहले भाग में हमने जाना कि गैप्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैसे पहचाना या ढूंढा जा सकता है। मॉड्यूल के इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि कैसे इन गैप्स के आधार पर एक एक्शन प्लान बना सकते हैं जो इन गैप्स को भरने के साथ साथ हमें गुणवत्ता सुधार में भी सहायता करेगा। इस मॉड्यूल के माध्यम से हम जानेंगे अब तक हमने जो गैप्स ढूंढे हैं उनका मूल कारण विश्लेषण यानी रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और वाई की सहायता से कैसे मूल कारण का पता लगा सकते हैं। हम कैसे गैप्स का प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं यानी कि किन गैप्स को कैसे प्राथमिकता या वरीयता क्रम दे सकते हैं। इसके लिए हम पिक नामक टूल के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉड्यूल के अंत में हम एक्शन प्लानिंग पर चर्चा करेंगे। एक्शन प्लान कैसे बनाना है और गैप्स का समापन करने के लिए कैसे एक्शन प्लान का फॉलोअप और उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है। गैप्स के रूट कॉज यानी कि मूलभूत कारण एक वृक्ष की जड़ की भांति बहुत अंदर तक दबे होते हैं। इसलिए गैप्स को सही मायनों में क्लोज करने के लिए उनके मूलभूत कारणों को जानना अत्यंत आवश्यक है। सतही या स्वाभाविक कारणों पर कार्य करके हम गैप्स को स्थायी तौर पर क्लोज नहीं कर सकते। यहाँ यह ध्यान रहे कि हर गैप का रूट कॉज एनालिसिस करना आवश्यक नहीं है। सिर्फ वो गैप जो जटिल हों, उलझे हुए हों, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हों या फिर जो मनुष्य के व्यवहार से संबंधित हों में हमें रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए। रूट कॉज एनालिसिस के लिए हम दो तकनीकों का प्रयोग करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग और वाई एनालिसिस। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन बहुत कम समय में अधिक से अधिक रचनात्मक विचारों का सृजन करने की विधि है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कब करनी चाहिए? जब अधिक से अधिक विचार और विकल्प वांछित हों, जब रचनात्मक और मौलिक विचारों की आवश्यकता हो, जब पूरी टीम की भागीदारी वांछित हो। ब्रेनस्टॉर्म के नियम: किसी भी विचार की न आलोचना, न मूल्यांकन, न चर्चा करनी है। कोई भी विचार मूर्खतापूर्ण नहीं माना जाएगा। विचार जितना अजीब व गरीब हो वह उतना ही बेहतर माना जाएगा। हर एक विचार को रिकॉर्ड करना है। दूसरे के विचारों के संयोजन, संशोधन और विस्तार को प्रोत्साहित करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेप्स: जिस विषय या गैप पर चर्चा करनी हो उससे संबंधित प्रश्नों जैसे कौन, क्यों और कैसे की समीक्षा पूरे समूह के साथ करें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रश्न के बारे में सोचने के लिए 2 मिनट का समय दें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करें। प्रत्येक विचार को अक्षरता रिकॉर्ड करें। किसी भी विचार पर चर्चा या मूल्यांकन की अनुमति नहीं होगी जब तक सारे विचारों का अंत ना हो। नए विचारों को आमंत्रित और रिकॉर्ड करते रहें। अब हम रूट कॉज एनालिसिस की एक और तकनीक वाई एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। इसके मुख्य स्टेप्स हैं: सबसे पहले आप समस्या को लिखें और पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। लगातार पूछते रहें ऐसा क्यों हुआ जब तक आपको रूट कॉज या मूलभूत कारण का पता ना चल जाए। ध्यान रहे कि प्रत्येक स्टेप पर आगे के विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त कथन का चयन किया जाना चाहिए। आइए
अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। हमारी समस्या है कि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वे नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि किसी भी स्टाफ को CSS करने की जिम्मेदारी नहीं निर्धारित की गई है। क्यों? क्योंकि किसी स्टाफ को इसकी जानकारी नहीं है कि CSS कब और कैसे करना है। क्यों? क्योंकि CSS करने के लिए स्टाफ पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि CSS के ना किए जाने का मूलभूत कारण कर्मचारियों को CSS संबंधित प्रशिक्षण का ना दिया जाना है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि वी कैन डू एनीथिंग बट वी कैनॉट डू एवरीथिंग, अर्थात हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं परंतु हम सब कुछ नहीं कर सकते। गैप एनालिसिस के दौरान हम सैकड़ों गैप्स की पहचान कर सकते हैं, पर सब गैप्स को हम एक साथ क्लोज नहीं कर सकते। इसलिए यह प्रायोरिटाइजेशन यानी प्राथमिकता या वरीयता निर्धारित करने की अहम भूमिका हो जाती है। प्रायोरिटाइजेशन यानी प्राथमिकता या वरीयता प्रदान करने के लिए हम पिक टूल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम गैप्स को कार्यान्वयन की दृष्टि से आसान और कठिन दो भागों में विभाजित कर लेंगे। उसके बाद हम गैप्स को उनके कार्यान्वयन के प्रभाव और लाभ की दृष्टि से अधिकतम लाभ और न्यूनतम लाभ में विभाजित कर लेंगे। इसके बाद हम एक 2x2 का मैट्रिक्स बना लेंगे। वर्टिकल एक्सिस पर हम आसान और कठिन चिन्हित कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अधिकतम लाभ और न्यूनतम लाभ चिन्हित कर लेंगे। जो गैप्स आसान हों और उनके लाभ अधिकतम हों, जिन्हें स्लाइड में हरे रंग के बॉक्स में दर्शाया गया है, I श्रेणी में रखेंगे यानी इम्प्लीमेंट इमीडिएटली। हम सबसे पहले इन्हें क्लोज करेंगे। जो गैप्स कठिन हों पर उनके लाभ अधिकतम हों, उन्हें हम C यानी चैलेंज श्रेणी में रखेंगे। हमें इन गैप्स को चुनौती देते रहना है और क्लोज करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। जो गैप्स आसान हो और उनके लाभ न्यूनतम हों, उन्हें हम P यानी पोस्टपोन श्रेणी में रखना है। इनको शुरुआत में ही एड्रेस ना करें और कुछ समय के लिए विलंबित कर दें। जब I और C श्रेणी के गैप्स क्लोज हो जाएं, तभी इन पर कार्य करना आरंभ करें। जो गैप्स कठिन तो हों ही, पर साथ साथ उनके लाभ भी न्यूनतम हो, उन्हें हम K यानी नॉकआउट या फिर किकआउट में रखेंगे। इन गैप्स पर कोई भी कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे हमारे मूल्यवान संसाधन व्यर्थ हो जाएंगे। प्रायोरिटाइजेशन यानी प्राथमिकता या वरीयता निर्धारित करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव। जो दिखता है वो बिकता है। जो कार्य सबको दिखाई दे उनको प्राथमिकता दें। नीचे लटके हुए फलों को पहले चुन लें, जहां सांसा की कम से कम आवश्यकता हो। वैधानिक और कानूनी आवश्यकताएं, जिन कार्यों के लिए अलग अलग विभागों में तालमेल आवश्यक हो, उन्हें शुरुआत में ना करें। हर संस्था में कुछ नकारात्मक सोच वाले डीमोटिवेटर्स होते हैं। शुरुआत में इनको अलग रखने का प्रयास करें। मनुष्य की व्यवहारिक मानसिकता का हमेशा ध्यान रखें। प्रायोरिटाइजेशन के बाद हम गुणवत्ता सुधार के लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे, जिसमें हम भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा देंगे। आइए अब हम एक्शन प्लान को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि स्लाइड्स में दर्शाया गया है। समस्या क्या है? आशा हाथ धोते समय 6 स्टेप्स का पालन नहीं करती है। उसके मूलभूत कारण क्या हैं? आशा को हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इसके लिए हम क्या क्या करेंगे? सभी हस्त प्रक्षालन वाले स्थानों पर IEC यानी सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंधी सामग्री का प्रदर्शन करेंगे।
आशा को हस्त प्रक्षालन का प्रशिक्षण देंगे। इन कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होगी? CHO की। इन कार्यों को हम किस समय अवधि में पूरा करेंगे? जुलाई 2024 तक। एक्शन प्लान बना लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है कि एक निर्धारित अंतराल पर इसका अवलोकन किया जाए, कम से कम महीने में एक बार। एक्शन प्लान में किसी भी परिवर्तन का संज्ञान लें। क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। आवश्यकता एवं संसाधनों के अनुसार अपनी योजना में आवश्यक परिवर्तन करें। धन्यवाद।